हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बरकरार चल रही होगी। आज हम आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। इसमें पूछा गया है कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो आपकी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इनमें से देख लीजिए आपकी कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, मीथेन आपकी आती है, तो आपकी हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यू आकार की घाटी करेक्ट हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। और जो आपका लैपीज होता है, ये भूमिगत जल के अपर्दन के द्वारा जब सतह ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जब ऊबड़ खाबड़ हो जाती है तो उसको लैपीज या क्लिंट कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र। टाइटन पूछा गया है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। शनि के कुल 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका टाइटन हो जाएगा। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो 62 है। सौर परिवार में शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं: मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर पूछा गया है, ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं: प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और उत्पादक हमेशा हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। और अपघटनकर्ता जो होते हैं वो आपके कवक, मृतोपजीवी जैसे कवक, जीवाणु, ये सब आपके अपघटनकर्ता कहलाते हैं।
आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इसके आने के चांसेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 7 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसलिए याद रखिएगा इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, गिर किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। गिर वन्य जीव अभयारण्य का शेर का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आपको बताते चले कि गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये गुजरात में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ये किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो ये शेर का करता है। और ये 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? निम्न में कौन सी बायोडीजल की फसल पूछा गया है? तो ये आपकी जेट्रोफा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उससे 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। ये एक पादप है और ये अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है, सदाबहार झाड़ी है ये। आप लोग समझ गए होंगे। बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उनसे 25 से 30% तक तेल प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या 1996? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1986 में हुआ था। कब सर्वप्रथम पहला सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। इससे प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास कराया गया। इसमें 26 धाराएं हैं, कुल 26 धाराएं हैं, जिनको 4 अध्याय में बांटा गया है। और ये 19 नवंबर 1986 से पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। इसमें 26 धाराएं हैं, जिनको 4 अध्यायों में बांटा गया है। और ये 19 नवंबर 1986 से पूरे देश में लागू किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता पूछा गया है,
तो ये आपके उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया कराया जाता है, और बाकी जो 238 बचे होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 250 सदस्य हैं ये राज्यसभा में। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? मोर सांप को खा रहा है, फिर सांप कीड़ों को खा रहा है और कीड़े हरे पौधों को खा रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से खाद्य श्रृंखला का पिरामिड बनता है, जिसमें मोर आपके खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मोर यहाँ आएगा, इसके बाद फिर मोर सांप को खा रहा है तो यहाँ पे आ जाएंगे सांप, फिर सांप कीड़े को खा रहा है तो ये यहाँ पे कीड़ा, और फिर लास्ट में आ जाएंगे हरे पौधे, यहाँ पे हरे पौधे। तो मोर आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आ जाएगा। ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। सांप आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और कीड़े जो हरे पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, और हरे पौधे हमेशा उत्पादक कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप सभी लोग। मोर आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, या एक औषधीय पौधा? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिलस थुरिजिनसिस नामक जीवाणु होता है, जो हानिकारक कीटों से पौधों की रक्षा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, या फिर पैलिसेड के द्वारा? पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या गुरु नानक देव? आपके ये पूछा गया है सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तलवंडी गांव में 1469 में हुआ था। आप समझ गए होंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म पंजाब के तलवंडी गांव में 1469 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या मदन मोहन मालवीय? पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। आपको बता दें सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में इन्होंने स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो।
वेदों की ओर लौटो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका ध्येय वाक्य है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल? नदी के प्रदूषण स्तर की माप बीओडी के द्वारा की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदी के प्रदूषण स्तर की माप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा की जाती है, यानी बीओडी, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? सबसे ठंडी परत पूछा जा रहा है तो सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब मध्यमंडल में वायुमंडल का ताप गिरता है तो वो गिरकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आपका मध्यमंडल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और तापमंडल सबसे गर्म परत होती है, सबसे गर्म परत तापमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? जीवों के व्यवहार का अध्ययन, ये आपका इथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और नियोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है, सॉरी, नियोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इथोलॉजी जीवों के व्यवहार का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं अब होमवर्क पर। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण मंजरी के लेखक कौन हैं? रामायण मंजरी, आपको बता दें रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र। इन्होंने रामायण के संदर्भ का विश्लेषणात्मक वर्णन रामायण मंजरी में किया। अब आपका आज का होमवर्क है, भूकंप किससे मापा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर कल दिया जाएगा। ऐसी क्लास लेने के लिए आगे बने रहें हमारे साथ। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।